आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। कंप्लाइंस प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखिए दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा चेकिंग करने के लिए तो सबसे पहले मैं करूंगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए घर में चोरी हो जाती है ना, और सीआईडी की टीम वहां पे पहुंचती है कि भई ये चोरी कैसे हुई, तो क्या वो जाते ही सबसे पहले वहां के गार्ड को, वहां की एंट्रेंस कैसी है, वहां पे सीसीटीवी है या नहीं है, ठीक है, वहां पे जो ताला है वो ताला टूटा है नहीं टूटा है, क्या इन चीजों को भी गौर करती है क्या? पहले ये बताओ, एकदम जनरल, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ। अगर किसी के यहाँ आप भी, आपको भी बोला जाए ना कि यार चोरी हो गई, तो आप भी पहले दिमाग यहीं लगाएंगे, गार्ड था या नहीं था, घर का गेट लॉक था या नहीं था, ताला टूटा या नहीं टूटा, बताइए हाँ या सीसीटीवी में कोई आया या नहीं आया। तो क्या हम भी कंट्रोल का ही टेस्ट कर रहे हैं कि जो कंट्रोल लगे हुए हैं वो परफॉर्म सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है कि जो कंट्रोल लगे हुए हैं उनका टेस्ट करना कि वो कितना इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। उसके हिसाब से ही पता चलता है कि हमें और चेकिंग करनी है या नहीं करनी है, राइट। तो देखिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर दोज एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कंट्रोल टेस्टिंग स्टेज that gather evidence as to the operational efficiency of internal control procedure, कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहले वो चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर वो अपनी प्लानिंग करेगा। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो ऑडिटर देखेगा मेरा काम कम हो गया, मुझे कम चेकिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो ऑडिटर बोलेगा भैया मुझे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका काम, आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ गई? देखो ये बात लिखी भी है आगे, इफ कंट्रोल आर इफेक्टिव देन द ऑडिटर कैन प्लान रिलायंस ऑन कंट्रोल, वो उन पे विश्वास कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है अपना टाइम एविडेंस निकालने में, जो टाइम लगने वाला है उसको कम कर सकता है। ओके, बोलो भी बोलो, जवाब देते रहो। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर being performed, inspection of evidence that the control procedure was performed, inquiry about how and when the procedure was performed. Where the information system is computerized, evidence may also be gathered using CAAT, computer assisted audit technique, CAAT, computer assisted audit technique, मतलब कंप्यूटराइज टूल होता है किसी चीज को पकड़ने के लिए, सच ए जनरल ऑडिट सॉफ्टवेयर ऑफ एन एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल, ठीक है। इस बात को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, आपके यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, आपके अंदर आपकी जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनी हुई है, क्या टाइम टू टाइम उनको चेक किया जाता है? अगर हाँ, तो उनके रिजल्ट कहाँ है, आप उन रिजल्ट को भी देखेंगे, ठीक है। अगर ऑडिटेड, वहां पे जहाँ पे हम ऑडिट करने गए हैं वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम लगा हुआ है सारा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर चेक करके बता देगा कि उस सिस्टम में कोई गड़बड़ है या नहीं है। बोलो, बात समझ में आई?
ओके, चलो देखिए, एग्जाम्पल की बात अगर अपन करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक पॉलिसी बना रखी है कि एक ट्रांजेक्शन 5 लोगों के हाथ से होके गुजरता है, कोई अकेला उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, ये हमारी पॉलिसी है। अब हमने कहा कि भैया दिखाओ एक ट्रांजेक्शन जो कभी हुआ हो और उसमें इन 5 लोगों ने चेक किया, तो वहां से हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन चीजों को हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपकी पॉलिसी सही है और वो टाइम टू टाइम सही चल रही है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, आपके यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है। अब बायोमेट्रिक सिस्टम को मैं मैन्युअली तो चेक नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो मुझे कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जो मुझे रिपोर्ट निकाल के दे दे। ठीक है, कि भाई कितने लोगों की अटेंडेंस कैसे कैसे कब कब ली जाती है। ठीक है, जैसे टेली ले लीजिए, टेली भी एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करती है, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में काम करती है टेली। टेली के कुछ फंक्शन होते हैं जो आपको ऑडिट करने में मदद करते हैं, रिपोर्ट अपने आप जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनको कहेंगे कि भैया एक दिन में इतने से ज्यादा के ट्रांजेक्शन है वो दिन बताओ, वो ढूंढ के तुरंत बता देगा भैया इतनी तारीख को 22 अप्रैल को इस अमाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है। समझ गए? नेक्स्ट आ जाइए सब्सटेंसिव प्रोसीजर। अब देखो सब्सटेंसिव प्रोसीजर इसी से जुड़ा हुआ है कि जब हम ये प्रोसीजर अपनाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तो डाउट आएगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, चले आगे। तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर के लिए मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी पॉइंट को लेके डाउट क्रिएट होगा और हम चाहेंगे कि हम उसकी डिटेल चेकिंग करें। बोलो हाँ या ना? यस। तो वो जो डिटेल चेकिंग हम करेंगे वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर। तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर आर those activity which are performed by the auditor during the substantive test stage of the audit that gather evidence as to the completeness, validity, and accuracy of account balance is underlying class of transaction। ठीक है, कि उस ट्रांजेक्शन की फिर कंप्लीट जानकारी, कि ट्रांजेक्शन की कंप्लीट डॉक्यूमेंट, उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंप्लीटनेस, वो सब चीजें आप वहां पे फिर चेक करने चले जाएंगे। इसका मतलब इन डेप्थ एग्जामिनेशन। बोलिए, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी सुन लीजिए।
An auditor may physically examine the inventory on balance sheet date as evidence that inventory shown in the accounting record actually exists. ऑडिटर को शक हो गया, क्या शक हो गया कि भैया जितना स्टॉक लिखा हुआ है बैलेंस शीट में उतना है नहीं, तो उसने कहा मैं तो डिटेल में चेक करना चाहता हूँ। तो वो फिजिकल स्टॉक को मैच कर सकता है बैलेंस शीट के स्टॉक से कि जितना वहां पे दिखा रखा है उतना है या नहीं। तो आगे बात सुन। अंजलि, चिराग, गौतम, रिया, ओके। सब्सटेंशियल प्रोसीजर की भी दो कैटेगरी है, जिसमें पहला बोला एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, ठीक है, उस चीजों से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल, जो डिटेल्स हमें प्रोवाइड की गई है उनकी डिटेल में जांच कि वो सही है या नहीं है। जैसे आपको बिल दिया गया तो वो बिल सही है या नहीं है, उसमें कोई फैक्ट झूठा तो नहीं है, ये बातें और चेक कर ली जाएगी। आइए, लास्ट और फाइनल मुद्दा है रिपोर्ट का। कोई भी काम आप कर रहे हैं, वेदर इट इज स्टडी, इट इज अ प्रोजेक्ट या एनीथिंग एल्स, कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्या उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आता है? प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, एग्जाम देंगे तो एग्जाम का रिजल्ट आएगा, पेपर लिखना होगा, कुछ भी करेंगे उसका एक फाइनल रिपोर्ट तो बनेगा ही बनेगा। यस। तो फाइनली अभी तक हमने जितनी भी ऑडिट पढ़ी, जितनी ऑडिट हम करेंगे, उन सब की मिला के एक रिपोर्ट बनेगी। हम इसे कहते हैं फाइनल आउटपुट ऑफ ऑडिट। क्या कहते हैं उसे? फाइनल आउटपुट ऑफ ऑडिट। तो क्या लिखा है? ऑडिट रिपोर्ट इज नथिंग बट ए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन gather and consider while providing conclusive evidence, while proving conclusive evidence of company's financial position। मतलब कि आपने जो ओपिनियन दी है उस ओपिनियन के रिलेटेड आपके पास जितने एविडेंस हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सबको मिला के आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, और वो होगी ऑडिट रिपोर्ट। इट इज ए मीडियम थ्रू विच ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द ऑडिट। क्या ऑडिटर के अलावा, ऑडिटर के पास इसके अलावा कोई तरीका है क्या अपनी राय मालिक को देने का? ऑडिटर ने ऑडिट पूरी कर ली, वो अपनी जो ओपिनियन है वो कैसे बताएगा? ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कोई तरीका है क्या? नहीं। आपने स्कूल में पूरा साल लगा दिया, अब स्कूल वाले कैसे बताएंगे कि आपका बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा? रिपोर्ट कार्ड से। समझ गए? तो वैसे ही ऑडिटर भी अपनी एक रिपोर्ट बना के देगा और ये फाइनल आउटपुट है ऑडिट। आगे क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और सुनिए। और एन ऑडिट रिपोर्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट। अब आप इसको फाइनल प्रोडक्ट बोल दो या एंड प्रोडक्ट बोल दो, बात एक ही, ठीक है। ऑडिटर गिव देयर ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स और रिकॉर्ड।
तो इसके अंदर क्या होती है, ऑडिटर की ओपिनियन होती है, ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट वर्क डन बाय ऑडिटर। ऑडिटर ने क्या क्या काम किया है, क्या ये भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होगा? बताइए। हाँ, ये भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बताऊं। पहले हेडिंग होती है, हेडिंग के बाद इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद एक स्कोप पैराग्राफ होता है। स्कोप मतलब कि भैया हमने क्या क्या किया है, हमने क्या क्या चीजें चेक की है, वो सारा लिखा हुआ होता है। और फिर ओपिनियन पैराग्राफ भी होता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिट रिपोर्ट से ही मेजर होती है, क्योंकि उसमें उसने ओपिनियन दी है। अब वो ओपिनियन सही है या नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की। एंड लास्ट वन इज, ये आपको कंपनी की एक्चुअल पोजीशन बता देगा कि भैया कंपनी वास्तव में कैसी है, कंपनी का वास्तव में हालात कैसा है, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट बता देगी। बताइए। कोई डाउट है? इंपॉर्टेंस तक पूछना है तो पूछ लो, आप चाहो तो एक बार रीड कर लो। इंपॉर्टेंस तक रीड कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कंप्लाइंस ऑफ टेस्ट कंट्रोल, कंप्लाइंस ऑफ टेस्ट कंट्रोल थोड़ी है। कंप्लाइंस अलग है और टेस्ट कंट्रोल, दोनों वर्ड अलग अलग है। कंप्लाइंस प्रोसीजर है। हाँ, पैरा समझाना एक बार फिर से। अरे तो पहले क्यों नहीं पूछते? मैंने कंप्लाइंस प्रोसीजर में भी पूछा था कोई डाउट है क्या, फिर मैंने सब्सटेंशियल प्रोसीजर में भी पूछा था कोई डाउट है क्या, फिर रिपोर्ट में जाने के बाद वो प्रोसीजर पूछ रहे हो, ऐसा क्यों भाई? मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप यहाँ का डाउट यहाँ पूछ लिया, आपको कोई डाउट है क्या, यहाँ पूछ लिया कोई डाउट है क्या, यहाँ पूछ लिया कोई डाउट है क्या, और फिर यहाँ पूछ लिया कोई डाउट है क्या, और अब आप वो पूछ रहे हो अभी पढ़ा तो अब पढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं पढ़ रहे, पीछे चल रहे हो तुम। इसका मतलब जब मैं इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ तब तुम वो पढ़ रहे हो, फिर मैं रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तब तुम इंपॉर्टेंस पढ़ोगे। ऐसे क्यों पढ़ रहे हो भाई? टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म। आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। अब जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे होंगे तो इस इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर के जो भी एविडेंसेस होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सबको हम चेक करेंगे। रूटीन में जो इसकी रिपोर्ट्स बन रही होंगी उन सबको हम चेक करेंगे, और हम उससे पता करेंगे कि ये प्रोसीजर कितने इफेक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, और अगर ये सारी जानकारी, ये सारा कंट्रोल अगर कंप्यूटराइज्ड हुआ तो फिर हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे और उससे पता करेंगे कि ये जो प्रोसीजर है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए अब सुन लीजिए एक बार ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको ऑडिट रिपोर्ट का। देखिए, ये मान लीजिए हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, मान लीजिए ये ऑडिट रिपोर्ट है, तो यहाँ तो हम टाइटल लगाते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये तो हम हेडिंग लगाते हैं या टाइटल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस कि भाई किसको दे रहे हैं अपन ने लिखा टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब आता है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन में हमारा नाम, हम कौन है, हमने किसकी ऑडिट की है, पार्टी का नाम क्या है, कौन से ईयर के लिए की है। तो ऑडिटर का नाम, क्लाइंट का नाम, जिस साल की ऑडिट की है वो, ठीक है, और कहाँ पे की है वो जगह वगैरह, ये सब चीजें आ जाती है। आगे बात समझ में? ये इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन के बाद स्कोप बताते हैं कि हमने ऑडिट में क्या क्या चेक किया। तो वी एग्जामिन P&L, बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वगैरह, हमने क्या क्या चेक किया है वो सारा बता देंगे। उसके बाद आती है ओपिनियन, कि हमारे हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आती है डेट, कि हमने कितने तारीख को ऑडिट की है, प्लेस, कहाँ पे रिपोर्ट को साइन किया है, और यहाँ पे आते हैं ऑडिटर का नाम और उसके सिग्नेचर और उसकी सील। इस तरीके से रिपोर्ट बनी। एक माइंड में बन गया फॉर्मेट? बोलिए। बात समझ में आ गई? सबसे पहले टाइटल, टाइटल के बाद एड्रेस सी, किसको रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बाद में स्कोप, हमने क्या क्या चीजें चेक की है, फिर ओपिनियन, फिर डेट, जगह और साइन, सिग्नेचर। देखो, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहला क्या है, टाइटल। टाइटल क्या होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट्स इट, ओके, ठीक है। फिर दूसरा आता है एड्रेस, रिपोर्ट किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर को दे रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रहे हो, तो एड्रेसी का नाम आ जाएगा, ठीक है, एज रिक्वायर्ड। अब वो पता अलग अलग है, इसलिए हम कोई फिक्स नहीं बोल रहे। फिर आते हैं ओपनिंग या इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब इंट्रोडक्शन में क्या है सुनो, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हम ओपिनियन दे रहे हैं उसकी बात करेंगे, कौन सा पीरियड कवर हो रहा है उसकी बात करेंगे, कौन ऑडिटर है उसकी बात करेंगे। इस तरीके से हम सारी जानकारी यहाँ पे देंगे। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें हम ये भी लिख देंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करवाए हैं भैया, वो उनकी जिम्मेदारी है, समझ गए। ये इंट्रोडक्शन हो गया, समझ गए। वी हैव एग्जामिन द डॉक्यूमेंट ऑफ दिस ईयर वगैरह वगैरह। अब आइए स्कोप के अंदर। स्कोप में ये बताना है कि आपने क्या क्या चेक किया। तो देखिए, दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। हमने जो ऑडिट की है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से की है, ये बता देंगे हम, ठीक है। ऑडिट वाज प्लान एंड परफॉर्म, हमने जो ऑडिट किया वो प्लान एंड परफॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और नॉट। ये जानने के लिए हमने ऑडिट की है, एक बार दोबारा पढ़ा देता हूं मैं। दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और नॉट, क्या उनमें कोई बड़ी गलती है या नहीं, ये हमने चेक कर लिया है, ये भी लिख देंगे। रिपोर्ट शुड इंक्लूड ए स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर दैट द ऑडिट प्रोवाइड ए रीजनेबल बेसिस फॉर ओपिनियन। हम ये भी बता देंगे कि हमने जो ऑडिट किया क्या हम उससे कोई ओपिनियन पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। फाइनली ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर हम हमारी ओपिनियन लिखेंगे, ठीक है। इधर हम हमारी क्या लिखेंगे, डेट, प्लेस, और इधर कर देंगे सिग्नेचर, दैट्स इट। बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक? ये एक इन्होंने समरी बना के दिया है, जैसे मैंने एक दिन पहले बताया था ना ऑडिट कैसे करेंगे। सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर, ये वाला पैराग्राफ आ चुका है आई थिंक ऊपर, ये वाला ऊपर आ चुका है ना।
ये वही बोल रहा, ये पढ़ लिया क्या अपन ने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने पढ़ लिया है कि हम जब ऑडिट, चलो मैं बता देता हूँ, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्रोसीजर सबको एक साथ दे दिया। हमें बोला सबसे पहले हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जाती है कि कैसे ऑडिट होनी है। फिर हम क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी लेते हैं, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल की जानकारी लेते हैं और उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम नेचर और एक्सटेंट NTE डिसाइड करते हैं कि हमें ऑडिट कितनी करनी है, कितने टाइम में करनी है और किस हद तक करनी है, राइट। उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ओपिनियन बनाते हैं और लास्ट में रिपोर्ट इश्यू कर देते हैं। मतलब ये पूरा जो चैप्टर पढ़ा उसका एक समरी बना के दे रखा है कि ऑडिट होती कैसे है। पूरे चैप्टर में कोई डाउट है तो बोल दो, आराम से देख लो, और कोई डाउट है तो बोल दो। पूरे चैप्टर में कोई डाउट है तो बोल दो भाई। नहीं है? चलिए, तो मंडे को मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।